ऑडियो क्लियर है। सर क्लियर है। तो कैसा चल रहा प्रैक्टिस सभी लोगों का सीसीएनए का? बढ़िया चल रहा है सर। ओके ग्रेट। ठीक है, आज से हम लोगों के जितने भी सेशन हैं वो काफ़ी एडवांस जाने वाले हैं। तो होप कि सभी लोग रेडी होंगे इन सारे सेशंस को अच्छे से समझने के लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में मैं सारे सेशंस का अपडेट शेयर कर दूंगा। अ, पहले हम लोग थोड़ा सा वायरलेस सर्विसेज अच्छे से समझते हैं, क्या है वायरलेस सर्विसेज, एंड फिर आगे कुछ चीज़ें देखेंगे। वायरलेस सर्विसेज, ओके। ओके, 5-6 लोग और हैं आपके बैच में, अगर सब लोग आ जाते तो और बढ़िया रहता। ठीक है, वायरलेस सर्विसेज कंटिन्यू करते हैं। सिस्को वायरलेस या कोई भी वायरलेस को लेकर अगर हम लोग डिस्कस करें, व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क, तो बिना वायर के जो भी हमारे कनेक्शन होते हैं, ओके, वो क्या कहलाता है? हमारा वायरलेस नेटवर्क कहलाता है। और वैन और वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग इसको बोल सकते हैं। 2018, ठीक है, यही हमारा। बहुत प्रॉपर नोट्स मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये आ, काफ़ी लंबे स्लैब कंटेंट और सारी चीज़ें अच्छे से समझना। और नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मुझे। वायरलेस नेटवर्क मीन्स वाईफाई राउटर और इन सारी चीज़ों के थ्रू, मीन्स बिना वायर के जब भी हम कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके, आरएफ फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके जो भी डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है, इसमें केबल का इस्तेमाल नहीं होता। एक्सेसिबिलिटी हमारा लिमिटेड एरिया में होता है, एक स्पेसिफिक रेंज के लिए होता है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी और सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाईफाई नेटवर्क हमारा होता है वायरलेस नेटवर्क का पार्ट। सेलुलर नेटवर्क जो आपका टावर और फ़ोन का कम्युनिकेशन है, सेल टावर वगैरह का, जो ब्लूटूथ वगैरह के डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली दीज आर दी टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, ओके। इसको भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। एंड रेस्ट, वायरलेस स्टैंडर्ड हमारा 802.11 से स्टार्ट होता है, ओके। स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपर? यस। यस तो सर।
ये हमारा एक तरीके का जो हमारा लैन कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, लैन मैन वैन ये सब 802.3 से। बट आप देखेंगे तो वाईफाई का कनेक्शन जो हमारा है वो 802.11 जून 1997 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट रिलीज हुआ था ये वाईफाई प्रोटोकॉल। ओके। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको अपडेट और सारी चीज़ें देखने को मिला। ऐसे एक वाईफाई राउटर के थ्रू आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हो और यूज़ कर पाते हो। तो जो भी हमारा लैन मैन कैन वैन है उसके पहले वायरलेस लग गया, वायरलेस लैन कंट्रोल, सॉरी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऐसा भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। वायरलेस कैंपस एरिया नेटवर्क भी सेटअप करते हैं एक्सेस पॉइंट और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। बट एक वाईफाई को सिक्योर करने के लिए, वाईफाई को सिक्योर करने के लिए अगर हम लोग देखें, वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तो वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिलेंगे। और डब्ल्यू ई पी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। मैं इन शॉर्ट यहाँ से ऐड कर देता हूँ ये। नोट्स वगैरह आप लोग अब मत मांगा करो, मैं आपके सामने कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो बहुत अच्छा सा शॉर्ट नोट एआई से मिल रहा है मुझे, एआई से। तो ऐसा भी नहीं है कि कॉपी पेस्ट कहीं से है। तो बेसिकली यहाँ से देखो प्रॉपर दे रहा है कि वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए डब्ल्यू ई पी है, डब्ल्यू पी ए है, डब्ल्यू पी ए 2 है, डब्ल्यू पी ए 3 अभी लेटेस्ट में हमें देखने को मिल जाता है। राइट। तो जो भी हमारे वाईफाई सिक्योरिटी हैं, सबसे पहले तो हमारा एक ओपन वाईफाई होता था। राइट। ओपन वाईफाई मतलब कि जिसमें बिना किसी पासवर्ड के आप एक्सेस हो जाते थे, लॉगिन हो जाते थे। बट उसके बाद हमारा डब्ल्यू ई पी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, एक ओल्डर प्रोटोकॉल है बट सिक्योरिटी के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, बट ये वल्नरेबल है। ठीक है। हमारा डब्ल्यू ई पी क्या है? वल्नरेबल है। डब्ल्यू ई पी बेसिकली यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं लिख कर ये दे रहा है, क्योंकि कोई नहीं, मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ कि डब्ल्यू ई पी बेसिकली वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो है एक सिक्योर एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है, मतलब कि इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। बट ओल्डर होने की वजह से इसको हैकर अटैकर बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि भाई इसके अंदर किस तरीके से हैक किया जाता है। तो ये नेटवर्क अगर हम डब्ल्यू ई पी के थ्रू वायरलेस सिक्योरिटी, वायरलेस को ऑपरेट करते हैं तो बहुत आसानी से वो हैक किया जा सकता है। दैट्स वाई वी नीड टू गो विद डब्ल्यू पी ए 2 और डब्ल्यू पी ए 3। डब्ल्यू पी ए 2 इज इजली हैकेबल। मैं आपको इसका एक वीडियो मटेरियल शेयर करूंगा, 10 मिनट का, आप देख सकते हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है करा पाना। और मैंने ही उसको वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न यू कैन फाइंड दैट हाउ टू अटैक ऑन डब्ल्यू पी ए 2 टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क एंड हाउ टू कैप्चर विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। ओके। how to capture the original password or genuine password with the help of brute force attack. Okay. So there is 5 to 10 minute video I'll share. Okay. Don't worry. So with the help of that particular video you can access. Okay. It is only for educational purposes, that how to secure Wi-Fi, what types of attacks we can perform on Wi-Fi network. Okay. How to fix the vulnerability of Wi-Fi. That's why I'll share that particular video. Okay. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बेसिकली डब्ल्यू ई पी हमारा क्या करता है, एक तरीके का 40 बिट से लेकर ये 128 बिट का एक तरीके का हेक्सा वैल्यू इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता था। आई थिंक 40 बिट से लेकर 128 बिट इज लेस इंक्रिप्टेड, और बोल सकते हैं कि लेस सिक्योर इंक्रिप्शन। ओके। ये साइफर एल्गोरिदम तो प्रोवाइड करता था, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता था, बट ये उतना सिक्योर नहीं है। तो फिर इससे बेटर क्या है? इससे बेटर हमें मिल जाता है डब्ल्यू पी ए। ओके। डब्ल्यू पी ए हमारा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके। और एन्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें डब्ल्यू ई पी में, तो RC4 वगैरह का एन्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता था। बट डब्ल्यू पी ए जो है, आप डब्ल्यू पी ए वगैरह का भी आप एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल यहाँ से लिंक पर जाकर सर्च कर सकते हो। ये लिंक इसीलिए दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि रिप्लेस करता है डब्ल्यू ई पी को, है ना, क्योंकि उससे बेटर है, लेटेस्ट है ना। बट इससे भी लेटेस्ट हमें डब्ल्यू पी ए 2 और डब्ल्यू पी ए 3 देखने को मिलता है।
लेकिन WPA हमारा 128 बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता था, और यहाँ पर TKIP एंड AES एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम और टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल हैं जो हमारे डायनेमिक इंक्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं। एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम एंड TKIP ये दोनों को सपोर्ट करता है। और हम लोग इस तरीके से मैसेज इंटीग्रिटी चेक और अल्टर्ड मैसेज को भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये काफी सिक्योर प्रोटोकॉल था WPA, क्योंकि यहाँ पर अल्टर्ड मैसेज, मैसेज MIC क्या होता है, मैसेज इंटीग्रिटी चेक होता है। सो मैसेज इंटीग्रिटी मीन्स आर हार्डवेयर कंपोनेंट चेक दैट इज देयर एनी अल्टर्ड मैसेज। तो अगर अल्टर्ड मैसेज है मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है, तो उसका भी ये एक तरीके का मेंटेनेंस या उसकी भी सिक्योरिटी करता था। बट स्टिल ये आज देखा जाए तो एक ओल्डर होने की वजह से बहुत बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। सो नेवर कॉन्फ़िगर योर वायरलेस डिवाइस विथ WEP और WPA। You can select WPA2, Wi-Fi protected access to is the late, और बोल सकते हो कि एडवांस एंड लेटेस्ट वर्जन। और ये रिप्लेस करता है TKIP टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल को CCMP जैसे ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के साथ। ठीक है, CCMP। अब आपको AES वाईफाई में नहीं पढ़ना है। TKIP, CCMP, MD5, RC4, सो दीज आर द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम सिस्टम। इंक्रिप्शन का मतलब ये सब ऐसे एल्गोरिदम है जो ABC को कॉम्प्लिकेटेड कोड में बदलने का काम करते हैं, ये सब एल्गोरिदम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है CCMP टाइप का एल्गोरिदम वर्क करेगा। व्हाट इज CCMP मीन्स काउंटर मोड साइफर ब्लॉक चेनिंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। एक बहुत बेस्ट एंड सुपीरियर इंक्रिप्शन प्रोवाइड करने वाला ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। बट स्टिल ये हैकेबल है, बहुत आसानी से WPA2 को क्रैक किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक कंटेंट है, लेट मी शेयर। तो मेरे इस चैनल पर आप जाकर समझ सकते हो। मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारा WPA3 आ जाता है जो कि लेटेस्ट है। और इसमें आपको 256 बिट तक का इंक्रिप्शन या मोर देन दिस बोल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा 192 बिट का इंक्रिप्शन या फिर उससे ज़्यादा बेटर मिल सकता है। इंटरप्राइज सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होता है। इस पर मैंने कभी अटैक और ये सब ट्राई नहीं किया, और कोई राउटर भी बहुत रेयरली ऐसे राउटर्स होंगे जो इन सारी सिक्योरिटीज़ को या WPA3 को सपोर्ट करते हो। तो आज जो भी आप डिवाइस वायरलेस की ले सकते हो उसमें आप देख सकते हो कि यार WPA3 का सपोर्ट है, क्योंकि WPA3 भी हमारा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता था, करता है, नॉट करता था। हैश एल्गोरिदम काफ़ी एडवांस था। SAE एल्गोरिदम को ये सपोर्ट करता है। ओके, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन सिस्टम होता है। बट रेयरली डिवाइसेस में आपको WPA3 का और ये सब देखने को मिलेगा। और भी सिक्योरिटी वाईफाई में हम लोग मैक एड्रेस की फिल्टरिंग कर सकते हैं, है ना। मैक एड्रेस फिल्टरिंग मतलब हम लोग मैक एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं कि एक्स मैक एड्रेस की ही डिवाइस वाईफाई के थ्रू एक्सेस हो या वाईफाई को एक्सेस कर पाए, बाकी ना एक्सेस कर पाए। SSID को हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। SSID हमारा क्या होता है, बेसिकली वाईफाई का जो वाईफाई नेम जो होता है, ये हमारा क्या हो सकता है, वाईफाई नेम। तो SSID हमारा होता है। तो अगर हमारा ये SSID डिसेबल हो जाता है तो ये काफ़ी सिक्योर प्रोसेस होता है ना। क्योंकि फिर हमारा वाईफाई पब्लिकली नहीं दिखेगा, हमें मैन्युअली जाना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। और वाईफाई नेटवर्क सेटअप जहाँ से भी हमारा होता है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये वाईफाई हमारे डिवाइस पर आ गए, और मैं यहाँ से अपने वाईफाई में जाऊँगा।
शो अवेलेबल वाईफाई में जितने भी हमारे अवेलेबल वाईफाई हैं वो सब यहाँ से दिखा देगा। नो इंटरनेट सिक्योर। ओके। और कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको देखते हैं मेरे पर ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, बट वाईफाई में हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, वाईफाई को चेक कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे मैनेज नोन नेटवर्क हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से नेटवर्क हैं, कौन कौन से नेटवर्क नहीं है। जैसे पुराने नेटवर्क हैं तो हम इसको हटा सकते हैं, किसी भी नेटवर्क को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से, है ना। और यहाँ से हम नया नेटवर्क ऐड करके, अगर डिसेबल है नेटवर्क यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, सिक्योरिटी एल्गोरिदम लिया है उसको सेलेक्ट करके फिर हम आगे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम वाईफाई को ऐड कर सकते हैं। एसएसआईडी अगर डिसेबल है तो मैन्युअली हम वाईफाई को ऐड कर सकते हैं। फायरवॉल का इस्तेमाल करके हम वाईफाई नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। वीपीएन भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाईफाई में। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमारे वाईफाई का चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन एडमिन या एडमिन 123 या पासवर्ड पासवर्ड होता है। और ऑटोमेटिक फर्मवेयर अपडेट वगैरह को भी हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास राउटर या मॉडेम या डिवाइसेस होती हैं वो, मान लिया 2010 में हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगा है तो आज भी वही फर्मवेयर पर सारा कुछ चल रहा है। और फर्मवेयर अपडेट ना होने की वजह से पूरी डिवाइस वल्नरेबल है, उसमें बहुत आसानी से हैकर अटैकर डेटा का, लाइक, डेटा ब्रीच कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है। अब अगर हम लोग वाईफाई को और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वाईफाई का या वायरलेस बैंड के बारे में अगर हम देखें तो दो तरीके का आपको वायरलेस बैंड, नेक बैंड ये पूछ रहा है। वाईफाई ठीक है। दो बैंड आपको देखने को मिलेंगे, 2.4 गीगाहर्ट और 5 गीगाहर्ट। आपके फ़ोन में भी आज ये देखने को मिल जाएगा अगर आप चेक करना चाहो। तो 2.4 और 5 का मतलब है कि जस्ट डबल स्पीड आपको 5 गीगाहर्ट्स के स्पीड में देखने को मिल जाएगा। मतलब उससे जस्ट डबल ऑपरेशन, डबल नहीं बोलेंगे, देखने में डबल है बट कई टाइम फास्ट ही आपको अपडेट देगा। राइट। तो 2.4 पर हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्स का ये पूरा अपडेट मैं यहाँ पर आपको डाल देता हूँ। ठीक है। तो कह रहा है कि 2.45 दो बैंड आपको मिलेंगे। न्यूअर बैंड 6 गीगाहर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल विथ वाईफाई 6E एंड बियॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये वाईफाई 6 है, 7 है, क्या है, आप अपने वाईफाई के अडॉप्टर को चेक कर सकते हो। अगर 2.4 गीगाहर्ट का बैंड है तो इसका जो रेंज होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा रेंज होता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्जर एरिया। स्पीड हमारा देखा जाए तो 5 गीगाहर्ट के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होता है। इंटरफेस मोर सस्पेक्टेबल होता है इसका इंटरफेस, और माइक्रोवेव, ब्लूटूथ और इन सारी जगहों पर भी इस्तेमाल होता है, मीन्स वल्नरेबल है ये। एंड लॉन्गर डिस्टेंस को भी कवर करता है, ये सारी चीज़ें। तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड हमारे पास 5 गीगाहर्ट है, और ब्लू वाईफाई 6 वगैरह में 6 का भी सपोर्ट देखने, 6 गिग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये छोटा रेंज में सपोर्ट करता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी उतना दूर तक डेटा सेंड करने में थोड़ा टाइम, मतलब कि उतना कैपेबल नहीं होगा, है ना। तो कम एरिया में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से डेटा को ऑपरेट कर पाएगा। ओके, 2.4 के पोटेंशियल में ये शॉर्ट लेंथ को कवर करता है। स्पीड देखा जाए तो फास्टर स्पीड होती है। ओके। और काफ़ी फास्ट ये हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। 6 गीगाहर्ट भी अवेलेबल है, 6 गीगाहर्ट उससे भी बेटर होगा, है ना। बट जितना हाई फ्रिक्वेंसी होगा वायरलेस में उतना कम रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राइट। तो ये सब तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। वाईफाई चैनल्स भी कुछ टर्म्स यहाँ पर होते हैं। वाईफाई चैनल लिस्ट। तो बहुत सारे वाईफाई चैनल लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विकिपीडिया से आप देख सकते हो।
इतने सारे चैनल लिस्ट आपको मिलेंगे। DSS OFDM मल्टीपल अपडेट हैं, बट इस तरीके से नहीं। 22। नहीं नहीं नहीं, मुझे। हम्म। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से है। देखो 5 GHz का अगर है तो यहाँ पर ऐसा तो मेंशन करके नहीं दे रहा है, बट मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। अप्रोक्स अगर आप देखोगे 2.4 का अगर है तो अप टू 3 चैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड 802.11B का स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉलो होता है। तो अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात करें या फिर ऑल वाईफाई स्टैंडर्ड, मैं कैसे सर्च करूं ऑल वाईफाई स्टैंडर्ड। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, मिल गया। ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये भी आपको वाईफाई को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा और इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि प्राइमरी वाईफाई स्टैंडर्ड ऑल्सो नोन एज 802.11। ये हमारा प्राइमरी मतलब कि जहाँ से हमारा वाईफाई का शुरुआत होता है। इसके बाद 802.11A B G N, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो वाईफाई काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था और 300 Mbps और 600 Mbps तक की स्पीड आपको 802.N तक देखने को मिल जाता है। फिर वाईफाई 4 802.AC, वाईफाई 5 802.AX, वाईफाई 6, ये सब हमें देखने को मिलता है। वाईफाई 7 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 11 Mbps तक की स्पीड मिलती है। 1999 का टेक्नोलॉजी है। अगर हम ए के बारे में देखें तो 54 Mbps बट 5 GHz का स्पीड बैंड आपको देखने को मिलेगा। जी के अंदर आप देखोगे तो आपको 54 Mbps, वही मैंने कहा एन वगैरह जहाँ होगा वहाँ पर 600 300 to 600 Mbps तक का स्पीड आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर वाईफाई 5 जो कि एसी वगैरह का वो है, तो इसमें आपको अप्रोक्स में 1 Gbps तक का स्पीड देखने को मिलता है। और एएक्स में आपको 9.6 Gbps तक का स्पीड देखने को मिलता है। और उसके बाद मोर देन दिस। ओके, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं अपने वाईफाई अडॉप्टर की प्रॉपर्टी दिखाऊं ncpa.cpl, और यहाँ पर मेरा वाईफाई अडॉप्टर है, तो वाईफाई यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है? वाईफाई 6। तो वाईफाई 6 हमारा 802.AX को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो AX किसके अंदर है, ये है वाईफाई 6। तो इसके अंदर कितनी स्पीड हम अपने वाईफाई राउटर से अपने इस लैपटॉप से कम्युनिकेट करवा सकते हैं? 9.6 Gbps तक का। क्लियर है? हेलो। यस सर। यस गुड। सर। तो जब भी हम लोग वाईफाई को कॉन्फ़िगर करें, आज ये गलतियां हम लोग कर लेते हैं, जैसे कंपनी में गए तो वाईफाई हमारा काम नहीं कर रहा है, या वाईफाई में कुछ डिवाइसेस में काम कर रहा है, कुछ में नहीं, नई डिवाइसेस में तो चल रहा है, पुराने में नहीं चल रहा है। ये हम मिसमैच कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस वजह से मान लिया कोई डिवाइस जो पुरानी है, 2.4 बैंड पर वो अपने वाईफाई को ऑपरेट कर सकता है और आपने 5 GHz का बस बैंड इनेबल किया है, तो क्या हमारा वाईफाई डिटेक्ट होगा? एरर। पहला, ये ध्यान देना है। दूसरा, अगर हमारा 802.11 या बी पर है या ए पर है, तो क्या हम उसमें AX को इनेबल करके काम कर सकते हैं भले ए 2.4 है? तो मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, आपको इन सब टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। मैंने इसीलिए शॉर्ट नोट यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर रखा है। तो ऐसा हम यूज़ करके फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका भी एक एडवांस, अगर हम लोग वाईफाई के बारे में पढ़ें तो सिस्को के वाईफाई में हमें आना पड़ेगा। और सिस्को प्रोवाइड क्या करता है? सिस्को एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ऐसे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट और ये सब चीजें होती हैं।
एक्सेस पॉइंट का काम क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर वायरलेसली एक्सेस पॉइंट और वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करना। राइट। एक्सेस पॉइंट हमारा, आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से देखने में होता है। तो हमारे नेटवर्क में किसी फ्लोर पर वाईफाई सर्विस देनी है किसी अनदर लोकेशन पर, तो हम अपने एक्सेस पॉइंट को केबल के थ्रू कनेक्ट करके इसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर इंटरनेट सर्विस या वाईफाई की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारा जो एक्सेस पॉइंट है, LAP, PT, या फिर हम LAP एक्सेस पॉइंट, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, अब ये कुछ अपडेट दिया हुआ है बट कुछ इस तरीके से हमें ये एक्सेस पॉइंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इन एक्सेस पॉइंट्स का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक लोकेशन पर वाईफाई सर्विस देना। ठीक है। जैसे हमारे पास 3 4 फ्लोर है तो हम हर फ्लोर पर इन एक्सेस पॉइंट को रख सकते हैं, और इनको भी हम चाहें तो WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर, वायरलेस लैन कंट्रोलर हमारा क्या होता है? एक तरीके का लैन कंट्रोलर है जो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग सिटी में रखे हुए वाईफाई को भी कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेराकी वगैरह का भी नाम आपने सुना होगा सिस्को में। राइट। तो बेसिकली लैन कंट्रोलर की अगर हम बात करें, अगर हमारी कंपनी में 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग में टोटल 50 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, तो उन सभी 50 एक्सेस पॉइंट को हम अपने एक डैशबोर्ड से कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। दैट इज वायरलेस लैन कंट्रोलर, एक ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है। उसी एक डिवाइस से ही आप सारे एक्सेस पॉइंट को क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है? हेलो। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। हाँ जी। सर हम क्या एक्सेस पॉइंट को वर्चुअल कंट्रोलर बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो उसी तरीके वही होता ही है, उसी तरीके के उसी कॉन्सेप्ट में है ना। बिकॉज मेरे कंपनी में एक एक्सेस पॉइंट को वर्चुअल कंट्रोलर से बना के रखे हैं, वो अलग से नहीं लगा हुआ है। हाँ, जैसे इसमें डिप्लॉयमेंट किया जाता है। राइट। ओके सर। जैसे हम फायरवॉल का भी वर्चुअल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं ना, हम्म। तो राउटर्स का भी ऐसा डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, और इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। ये वेंडर इसके इसके लिए डायरेक्ट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इससे मिलता है। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह से बैठे बैठे आप एक्सेस वायरलेस लैन कंट्रोलर से मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर कराना है। सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट यहाँ पर होता है। सिंप्लीफाइड मतलब कि बहुत आसानी से आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक, मान लिया कि 4 बिल्डिंग में आपके मल्टीपल एक्सेस पॉइंट हैं, बिल्डिंग ए के 20, मान लिया 200 यूजर हैं जो कि एक्सेस पॉइंट से सर्विसेज ले रहे हैं। अब वो इन केस कभी बिल्डिंग 2 में जाते हैं और वहां के एक्सेस पॉइंट का क्रेडेंशियल अलग है, तो उनको वहां के क्रेडेंशियल्स को लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। बट अगर डब्लू लैन के थ्रू आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, तो सीमलेस ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। दे कैन मूव फ्रॉम बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी, एंड देर इज नो नीड टू प्रोवाइड न्यू क्रेडेंशियल और ऑथेंटिकेशन फॉर बी बिल्डिंग एक्सेस पॉइंट। ओके। एक्सेस पॉइंट का क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है। ओनली WLC will help to connect those users with building B access point without new credential, right? उनको वहां के क्रेडेंशियल्स की देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन क्रिएट मल्टीपल ग्रुप। ओके। ग्रुप ऑफ एक्सेस पॉइंट लाइक ग्रुप ए, और ग्रुप ए में हर मान लिया बिल्डिंग में 10 10 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, तो आपने 5 5 एक्सेस पॉइंट का एक ग्रुप बना रखा है और 5 5 एक्सेस पॉइंट का बी ग्रुप बना रखा है। तो अगर ए ग्रुप के अंदर
हर बिल्डिंग से 5 एक्सेस पॉइंट है। तो आप उन 4 बिल्डिंग में कहीं पर भी विजिट करो, एक बिल्डिंग का क्रेडेंशियल देकर बाकी के 3 अदर बिल्डिंग के 5 एक्सेस पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल का ये नेटवर्क एल्गोरिदम होता है। इवन देन इसी को क्लाउड टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व किया गया है, जिसको सिस्को के कंडीशन में मेराकी क्लाउड बोला जाता है ना। जिसमें आपका लैन कंट्रोलर मेराकी क्लाउड पर रजिस्टर कर दिया जाता है आपकी डिवाइस को, और उस क्लाउड पर लॉगिन करके आपकी डिवाइस को वहां से एक्सेस किया जा सकता है। राइट, आपका डिवाइस बस इंटरनेट पर अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? हेलो। सर आप क्लियर है जब सर। आप जब सिस्को का ISP या वायरलेस कभी पढ़ोगे, तो मेराकी डिवाइस, मैं इसका रजिस्ट्रेशन आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेराकी पर अपना जो हमारे भी यहाँ लग रहा अपडेट है है। सर ये अभी इस टाइम। क्या चीज़? हमारे यहाँ लग रहा है ये मेरा की हाँ। तो अभी इस आया हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आपका फिर आउटसाइड वेंडर को इसको कंट्रोल शायद करने के लिए भी अलाउ किया जाता है, या ऐसा लगवाया जाता है कि हमें हमारी कंपनी के 10-20 लोकेशन पर ब्रांचेज हैं, तो हमें हर जगह इंजीनियर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, हम किसी एक जी। जगह इसको रजिस्टर कर देंगे और हमारा वेंडर कहीं से भी मेराकी पर जाकर हमारे 20 ब्रांच के सभी वायरलेस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस लैन कंट्रोलर को एक जगह से बैठे बैठे वो ऑपरेट और मैनेज कर लेगा, जैसा नीड होगा, है ना। इसलिए भी जी। इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से देखो डेमो वगैरह यहीं से आप ले सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, है ना, कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये वेंडर, ये कंपनी इंफ्रा लेवल, मतलब कि एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी के सॉल्यूशंस जो भी होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के साथ बात करके, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज है कॉन्फ़िगर करने की तो आप लगा दो, नहीं, वेंडर के साथ डील करो, डिस्कस करो। वेंडर के आपके वहाँ लग रहा है तो वहाँ की जो भी एडमिन टीम होगी वो वेंडर के साथ बात करी होगी प्रॉपर उसका, कि हमें ऐसा चाहिए, ये सर्विस चाहिए, कैसे क्या होगा क्या नहीं है, तब जाकर उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर। राइट। जी। तो ऐसे नहीं होता है कि मुझे एक राउटर भी इम्प्लीमेंट करना है तो ठीक है, अगर रिप्लेस करना है कुछ भी ऐसा ही है, बट पूरा इंफ्रा लेवल का कोई प्लानिंग करना है तो इस पर कभी हम लोग एक सेशन ले लेंगे, समय रहा है ना, क्या डिस्कस करना है इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली मिराकी का काम क्या होता है कि आप क्लाउड से बैठे बैठे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के सर्विसेज को या राउटर्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज। एक मिनट। ओके, तो ये हो गया। एंड WLC वगैरह को आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। WLC से सिक्योरिटी भी इनहेंस होता है, एंड मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बड़े नेटवर्क में आप अपने वाईफाई नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर है, देखो, जैसे ही आप किसी इंटरप्राइज सोल्यूशन पर बात करोगे तुरंत पार्टनर या वेंडर से बात करने का ये सारी चीज़ें देती है। बट नो वरी, ये बहुत इजी है इनका सेटअप, इनकी कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें। और जस्ट मैं यहाँ से कुछ सेटअप और कुछ कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चलता हूँ। नॉर्मल वाईफाई राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एक वाईफाई राउटर अगर हमें एक्सेस करना है तो क्या एक्सेस करना तो सबको आता होगा। मान लिया यस सर। हमारे घर पे जो भी वाईफाई राउटर लगे होते हैं, तो यस वाईफाई सर। राउटर्स जो होते हैं उन पर क्या होता है। आईपी होती है सर। आईपी के थ्रू एक्सेस हाँ, करते हैं उसको। डिफ़ॉल्ट IP होती है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है ना। मान लिया ये राउटर है। अब इसमें आप देख सकते हो इंटरनेट कनेक्शन के लिए अलग से स्विच वगैरह कनेक्ट करने के लिए रीसेट बटन, सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। कोई भी आप डिवाइस लेते हो कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा। 4 स्विच लगाने के लिए है, 4 PC कनेक्ट कर लो, 4 लैपटॉप कनेक्ट कर लो केबल के थ्रू, या फिर हर एक पोर्ट से एक स्विच कनेक्ट करो। स्विच 24 का है तो फिर 24 PC कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है।
बट इसी किसी पोर्ट से जो येलो कलर का दिख रहा है, इसके थ्रू हम किसी पीसी से इस डिवाइस को कनेक्ट करके, इस डिवाइस के पीछे एक स्टिकर होता है, नई डिवाइस जब होती है, या इसका कोटेशन जब आप देख, मतलब जो मैनुअल होता है उसमें इसका डिफॉल्ट यूजर नेम, क्रेडेंशियल, पासवर्ड सब लिखा होता है। ठीक है। आप उसका इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हो, इसको सर हम वाईफाई कॉन्फ़िगर कर कनेक्ट करके सकते भी तो कर सकते हैं ना? हैं। हाँ, वाईफाई से कर सकते हो, बट वाईफाई का पासवर्ड अगर नहीं पता तो, है ना। तो हम्म, वाईफाई से बेटर है कि हम क्या, बाय डिफॉल्ट ओपन वाईफाई हो सकता हो, है ना। तो जी। हमें कनेक्ट होना है उस राउटर मॉडेम से, वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ या फिर चाहे जैसे, ठीक है। लेंस। हाँ, ठीक। लैन से। तो मैं मान लिया कि यहाँ पर एक होम राउटर वाईफाई सिस्को का ले लेता हूँ, सिस्को का। ये सिस्को का राउटर है। नॉर्मली जैसा राउटर अलग और सब होते हैं वैसे ही है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये राउटर है। और मान लिया कि मैं कुछ वाईफाई डिवाइसेस ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन। तो सब तो कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ओपन वाईफाई है, बिना सिक्योरिटी और सारी चीज़ों के। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं जब नई डिवाइस रहे तो लैन केबल से कनेक्ट हो सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस राउटर पर डीएससीपी वगैरह सब कंपनी कॉन्फ़िगर करके देती है, तो हमें जाकर डीएससीपी को ऑन कर लेना है। शायद राउटर की रेंज में आईपी मिल जाए, देखो। तो राउटर की आईपी 0.1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, जो गेटवे है वही राउटर की आईपी है, ठीक है। हम्म, बस इस पीसी पर ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र में अपने राउटर की आईपी ऐड करनी है, 0.1। देखो, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है, और पासवर्ड भी लगभग एडमिन होता है, नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता हो, नहीं तो पासवर्ड पासवर्ड हो सकता हो। एडमिन ही आपका होता है राउटर ऐसा ज्यादा एक्सेस हो तो यार। जाएगा। हाँ, मैक्सिमम एडमिन ही होता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको यहाँ से पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, पूरे राउटर को एक्सेस करने की, कॉन्फ़िगर करने की। ठीक है। तो हम चाहें तो ये पूरा स्टेप फॉलो करें, नहीं तो डायरेक्टली इस डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पर तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ से GUI कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लें, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट ये जो एरिया है सेटअप का, ये आईएसपी एंड से करवाया जाता है। आईएसपी से कुछ डिटेल मिलती है कि आपको कौन सा कनेक्शन मिला है, आपके आईएसपी की डिटेल्स क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं। हमें हम चाहें तो अपना डीएससीपी सेटअप कर सकते हैं इस राउटर पर, डीएससीपी सेटअप यहाँ से, कि इसका जो आईपी एड्रेस है 0.1 है। मास्क क्या है, डीएससीपी इनेबल है या डिसेबल, तो यहाँ से इनेबल है तो मतलब डीएससीपी कॉन्फ़िगर है। डीएससीपी कितने लोगों को आईपी देगा? yes। 50। तो 50। डीएससीपी स्टार्ट कहाँ से करेगा? 100 से। डीएससीपी रिजर्वेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, डीएससीपी रिजर्वेशन रिजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब कि इस मैक एड्रेस को यही आईपी हमेशा मिलेगी, ठीक है। जी। पर इसी को मैक बैंडिंग कहते हैं क्या? नहीं, इसको मैक बाइंडिंग बोल सकते हो। आईपी डीएससीपी आईपी के कंडीशन में मैक बाइंडिंग, राइट। डीएससीपी आईपी हाँ। विथ मैक बाइंडिंग। ओके। तो इसमें क्या होता है कि उस मैक पर वो एड्रेस बाइंड हो जाता है, और जब भी हमारा डीएससीपी, मतलब वो आईपी, मतलब वो डिवाइस अवेलेबल होगा, उसको वही आईपी मिलेगी, है ना। जी। क्लियर है। और अगर वो डिवाइस ऑफ है तो वो आईपी किसी को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 3 डिवाइसेस देखो कनेक्ट हो चुके हैं, और इन 3 डिवाइसेस का यहाँ पर डिटेल, एक को 100, 101, 102। अब इसका देखो क्या है आईपी, इस पीसी का, क्लिक करके। अच्छा, इस मोबाइल का, या ये पीसी ऑलरेडी यहाँ पर, मैं इसको अगर यहाँ से क्लोज करूँ, यहाँ से क्लोज करूँ, इस पीसी पर इसका आईपी क्या है? 102। 102, तो इसका मैक एड्रेस क्या है? अभी यहाँ से आप पता कर सकते हो। लगभग में सारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होती है।
102 का मैक एड्रेस ही है। अब इसको यही मैक एड्रेस मैं अलाउ कर दूं तो ये मैक एड्रेस देखो क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, क्लियर है। बाकी आप चाहते हो नई क्लाइंट को आप मैनुअली ऐड करना तो यहाँ मैनुअली भी ऐड करने का ऑप्शन है। ओके, ये चीज़ हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर मुझे वाईफाई सेटअप करना है या अपने राउटर को सिक्योर करना है तो हम एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट में आएंगे और अपने राउटर का पासवर्ड चेंज करेंगे, लॉगिन पासवर्ड। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एडमिन एडमिन होता है। अगर आपके राउटर का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट है तो हैकर अटैकर के लिए तो क्या है, वो सबको पता है कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पासवर्ड या एडमिन एडमिन होता है। कोई भी आपके हम्म। राउटर को एक्सेस करेगा और अंदर की सारी कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर सकता है, राइट, है ना। तो बेटर टू चेंज द एडमिन लॉगिन पासवर्ड। बाकी फर्मवेयर, यहाँ से आप जाकर फर्मवेयर को अपग्रेड करते रहो टाइम टू टाइम। अपने डिवाइस का मॉडल नंबर इंटरनेट पर डालो, उसके वेंडर पर जाओ और वेंडर ने अगर कोई मॉडल नंबर लेटेस्ट डेट के साथ अपडेट किया है तो उसके फर्मवेयर को डाउनलोड करो, फर्मवेयर को ब्राउज करके ऐड करके स्टार्ट अपडेट कर दो। नया सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा तो नया फीचर आपको मिलेगा। जैसे अपने मोबाइल का फर्मवेयर अपग्रेड करते हो ना आप, एंड्रॉयड 12 आप खरीदते हो, 2 साल बाद आप उसको एंड्रॉयड 14 में कर लेते हो, है ना, लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर, नए फीचर, नए अपडेट के साथ। तो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। बट ध्यान रखना कि किसी भी डिवाइस का जब फर्मवेयर आप अपडेट करते हो तो आपको अपडेट करते हुए डिवाइस को शट डाउन नहीं करना है। ओके, या शट डाउन नहीं होना चाहिए कि पावर फेलियर हो जाए आप प्रॉपर बैकअप के साथ, नहीं तो फिर डिवाइस डेड भी हो सकता है। क्लियर है। यस। ठीक है, फिर हमारा फाइनल आ जाता है वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन। और वाईफाई में आने के बाद आपको बेसिक वाईफाई, अब देखो वाईफाई 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं इन सबको डिसेबल कर देता हूँ। आजकल के जितने भी वाईफाई हैं सब पर मल्टी बैंड इनेबल कर सकते हो, है ना, 2.4 भी और 5 भी। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सबको डिसेबल करता हूँ, एक के साथ ही हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका वाईफाई नेम क्या मैं दे दूँ, सीखो लाइव। हो गया। राउटर पर यही तो एसएसआईडी होता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट करना है। इनेबल, इनेबल मतलब लेस सिक्योर, क्योंकि ये वाईफाई सबको दिखेगा। अगर हम मान लिया कि एक लैपटॉप ले लेते हैं, 1 मिनट, दिस इज लैपटॉप। ओके, इस लैपटॉप का मैं वायरलेस कार्ड अप्लाई कर दूं और इसको ऑन करूं, डेस्कटॉप पीसी वाईफाई। तो इसको कनेक्ट मैं करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा सीखो लाइव डिफॉल्ट। तो अगर ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट था, अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी क्या दिखाएगा, ये सीखो लाइव यहाँ पर। रिफ्रेश करके देखो, एसएसआईडी, थोड़ा समय लगेगा, आ गया सीखो लाइव। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली प्रोफाइल को जाकर ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया अपने डिवाइस पर। क्लियर है। तो डिसेबल आप करो जब आपके कंपनी का नेटवर्क हो, क्योंकि डिसेबल रखने से आपका वाईफाई पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा कि पड़ोसी भी आपके वाईफाई को अटैक करता रहे। वाईफाई दिखेगा नहीं तो फिर सिक्योर है ना, क्यों। ठीक है, बाकी हम यहाँ से चैनल ले सकते हैं। तो मैंने सीखो लाइव दे दिया और वायरलेस सिक्योरिटी में आने के बाद 2.4 पर डब्ल्यू ई पी तो लेटेस्ट क्या है, WPA2, AES TKIP। तो TKIP टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल होता है, उससे बेटर एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम होता है। तो इसका पासवर्ड हम यहाँ से दे देंगे और यहाँ से जाकर सेव कर देंगे। तो अब ये वाईफाई हमारा बिना पासवर्ड के कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे इस पर कोई कनेक्ट करेगा इसको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। देखते हैं। और पर्सनल लेना, एंटरप्राइज का मतलब फिर आपको सर्वर लगाना पड़ेगा।
तब जाकर कनेक्ट होगा। तो देखो WPA2 पर्सनल, और जो भी हमारा पासवर्ड है वो जब मैं यहाँ पर दूंगा तब जाकर ये कनेक्ट होगा। ठीक है, हो गया सिक्योर। तो ये चीज हमें करना होता है। अब मान लिया कि मुझे कोई कभी गेस्ट नेटवर्क आ जाए, जैसे अपने वाईफाई को आप सिक्योर रखो, गेस्ट नेटवर्क में कोई भी गेस्ट नेटवर्क आप इनेबल कर सकते हो, इसका नेम दे दो और इनेबल कर दो। जब भी आपको गेस्ट नेटवर्क को अलाउ करना हो अलाउ कर, नहीं तो हटा दो आप। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो गेस्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके। एंड मैक फिल्टर यहाँ पर होता है। मैक फिल्टर में आप इनेबल कर लो प्रिवेंट, और किसी भी मैक एड्रेस को अलाउ करके अगर प्रिवेंट करोगे तो जो भी यहाँ पर मैक एड्रेस ऐड होगा वो मैक एड्रेस हमारे इस वाईफाई को एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रिवेंट मतलब सुरक्षित करना। परमिट कर दो और मैक एड्रेस ऐड कर दो, तो जो मैक एड्रेस यहाँ पर लिस्ट होगा, टोटल 50 मैक एड्रेस, 50 मैक एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको टोटल 50 कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस ऐड करके उनको बस इस वाईफाई का एक्सेस दिला सकते हो। बाकी अगर कोई पासवर्ड जानता होगा तब भी वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है। ये मैक फिल्टरिंग बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। प्रिवेंट कब करना है और क्या करना है? तो देखो यहाँ से क्लाइंट पर आकर कितने क्लाइंट हैं वायरलेस मतलब उसकी लिस्ट में कितने कर सकते हैं वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ से तो वैसा ऑप्शन है नहीं। वायरलेस सिक्योरिटी हो गया। ये हमारा एक नॉर्मल वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, इतना करके फिर हम इंटरनेट या अपना वाईफाई ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर शायद इंटरप्राइज सॉल्यूशंस या WPA2 पर भी काम हो। तो WPA2 बेसिकली या वायरलेस इंटरप्राइज नेटवर्क क्या होता है, वहां पर आपको रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करने होते हैं। जैसे व्हाट इज WPA2 एंटरप्राइज? ठीक है, ये क्या है? So WPA2 Enterprise, it is a robust Wi-Fi security protocol designed to larger network। बड़ी नेटवर्क, enterprise मतलब आप समझ सकते हो। आप बहुत कुछ सीख चुके हो, मुझे अब छोटे छोटे टर्म्स समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मैच्योर हो चुके हो इस टॉपिक, इन सारी चीज़ों को लेकर, तो अब आपको छोटी छोटी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए WPA2 इंटरप्राइज इस्तेमाल किया जाता है। ये सिक्योरिटी इनहेंस करता है बाय यूजिंग इंडिविजुअल यूजर क्रेडेंशियल, यानी कि इसमें यूजर नेम और पासवर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, वाईफाई पासवर्ड और सब तो लगेगा ही लगेगा, साथ में यूजर नेम और पासवर्ड अलग से लगेगा, मतलब एक यूजर नेम और पासवर्ड। समझ रहे हो आप? ओके, या डिजिटल सर्टिफिकेट लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक सर्वर की। ठीक है, एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। और कैसे सर्वर की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस सर्वर के इंटीग्रेशन का। ओके, फिर यहाँ पर अब रेडियस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए और सारी चीजें। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि हमारा WPA2 एंटरप्राइज और सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे ही करेंगे, बट साथ में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल के लिए एक रेडियस सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। और रेडियस सर्वर के इंटीग्रेशन से हम फिर अपने ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई कराएंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर है, इसको आप सेलेक्ट करके अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये मान लिया कि हमारा रेडियस सर्वर हो जाएगा। और रेडियस सर्वर यहाँ पर यूज़र नेम एक हम बना लेंगे user1, और पासवर्ड एक बना लेंगे user1, सेम सेम। ठीक है, पासवर्ड हम ले लेंगे यूज़र वन एक साथ। और इस सर्वर की IP मैनुअली देना पड़ेगा, तो मैं 0.10 कर दूंगा।
ठीक है। और एंटर करेंगे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सर्वर की आईपी बार बार बदले या डायनेमिक आईपी लगा दे, ये तो सही नहीं है। समझ रहे हो ना आप सभी लोग? ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, WPA, अगर मान लिया कि मैं एनेबल करना चाहता हूं अपने राउटर पर वायरलेस के अंदर सीखो लाइव और सिक्योरिटी में WPA2 इंटरप्राइज। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि रेडियस सर्वर बताओ, तो रेडियस सर्वर की आईपी यहाँ पर दे दो 192.168.0.10। कह रहा है कि शेयर्ड की 123456789 0। ठीक है, यही तो हमारा शेयर्ड की है, सीक्रेट की, पासवर्ड अप्लाई कर दिया। क्लियर है सभी को? अब क्या कनेक्टिविटी रही यहाँ पर? अभी भी पासवर्ड वाईफाई का और सारी चीज़ें वही हैं। पासवर्ड भी देखो वही है, और मैंने वाईफाई नेम भी वही दे रखा है, और इसको वही से कनेक्टिविटी दी है, बट ये कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सॉरी वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल WPA2 इंटरप्राइज, जहाँ पर मैंने रेडियस सर्वर को ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेडियस सर्वर को ओपन करना होगा, और इसकी सर्विसेज में एक ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन सर्विस होगी। इसी को ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। इसमें हमें इस सर्विस को ऑन करना है। रेडियस सर्वर का पोर्ट नंबर 1645 होता है। क्लाइंट की क्लाइंट का नेम क्या है? सीखो लाइव। क्लाइंट की आईपी क्या है, यानी कि हमारे राउटर की आईपी क्या है? 01। इसको मैंने क्या कर लेना है, पासवर्ड के साथ ऐड कर लेना है। समझ में आया सबको? और यहाँ पर यूजर नेम, सर इसमें यूजर, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। हाँ जी, सर्वर को आइडिया सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है क्या एक्सेस के लिए? हाँ। जैसे ही ये एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, तो राउटर हमारा क्या करेगा, रेडियस सर्वर पर रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा, मतलब इस यूजर नेम को। ठीक है। और अगर आपने यहाँ से वाईफाई का इसका यूजर नेम पासवर्ड पता है, तब भी आप यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप कनेक्ट करोगे बोलेगा कि यूजर नेम ऑथेंटिकेशन अप्रूव करो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से यूजर नेम और सब देकर अभी ओके कर दिया, सर्वर को ऑन कर दिया। अब क्या होगा कि इस पर अगर मैं जैसे ही वायरलेस में आकर कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर लिख कर आएगा सीखो लाइव अभी वाईफाई नेम, बट जैसे ही कनेक्ट करूंगा ये एरर दिखा देगा, कहेगा कि नहीं नहीं, अब ये हमारा नॉर्मल वाईफाई नहीं है, ये एंटरप्राइज वाईफाई है। तो इसके लिए हमें एक प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में हम कोई एक सीखो लाइव मान लिया ले लेते हैं, एडवांस सेटअप करते हैं। अब ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। DSCP आईपी लेनी है, हाँ। WPA2 एंटरप्राइज, इसका यूजर नेम यूजर 1, पासवर्ड यूजर 1। देखा, इस पर हमें सब कुछ देना पड़ रहा है। नेक्स्ट करके सेव करेंगे, और कनेक्ट टू नेटवर्क में आएंगे, और फिर फाइनली यहाँ से इससे कनेक्ट करेंगे, और थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। अप्रूवल वगैरह सब ये ले लेगा और ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा। इट विल टेक क्वाइट मोर टाइम, ओके। थोड़ा ज़्यादा समय ये लेगा।
हुआ था, बट हाँ ये हो गया, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फोर्स किया तब ये जाकर हुआ। ये थोड़ा समय वेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हमारा वाईफाई राउटर और इस सर्वर का, रेडियो सर्वर का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, तो ऑथेंटिकेशन हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर WPA2 इंक्रिप्शन इनेबल किया है, और हम सबको पता है कि डायनेमिक इंक्रिप्शन होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये की क्या करता है? वैलिडेट करता है। तो जब नेक्स्ट वैलिडेशन टाइम पीरियड होगा तो ये क्या कर देगा? डी ऑथेंटिकेट कर देगा, उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर अनरीचेबल हो चुका है। क्लियर है? आप सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दो, और कुछ समय बाद आप या यहाँ से आप इसको कनेक्टिविटी करने की कोशिश करो, होगा ही नहीं चाहे जितनी बार क्लिक करो, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही मैंने इसको राउटर या इसके साथ कनेक्ट किया, थोड़े समय बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरप्राइज सॉल्यूशंस होते हैं। और यहाँ पर जब आप काम करोगे तो आपको रेडियस सर्वर की टीम और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यू आर नॉट ओनली द इंजीनियर टू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, वहाँ पर सर्वर टीम और सारी चीज़ें होंगी जो कॉन्फ़िगर करेंगे रिमोट सर्विस और सारी चीज़ों के लिए, राइट। तो ये एक नॉर्मल वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन है। आप कोई भी एक राउटर खरीद लो मार्केट से 1000-1500 रुपए का, आप ऐसे सारी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। ये तो हमारा हर कंपनी के अंदर डिमांड है, हर कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बट व्हाट अबाउट सिस्को लैन कंट्रोलर और एक्सेस पॉइंट, हम उसको और नेक्स्ट कैसे लेकर जा सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इसको जस्ट इसी वाईफाई में, अगर मैं यहाँ से एक डब्लू लैन कंट्रोलर ले लूँ और एक्सेस पॉइंट ले लूँ, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट LAP, और इन सभी डिवाइसेस को अलग अलग फ्लोर पर मान लिया, 3 बिल्डिंग में मैंने सेट कर दिया, बिल्डिंग A, बिल्डिंग B, बिल्डिंग C, ठीक है। समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत इजी है। और हर बिल्डिंग में बहुत सारे यूजर होंगे, है ना? ओके। ये एक बिल्डिंग, ये अलग बिल्डिंग, ये अलग बिल्डिंग, ठीक है। अब मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? नहीं पता? स्विच। स्विच। इन सभी एक्सेस पॉइंट को जो भी अलग अलग बिल्डिंग में है, अपने रैक से कनेक्ट कर लेंगे। WLC को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। नेटवर्किंग सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इस WLC का मान लिया कि एक सिंपल IP मैंने दे दिया 10.0.0.10, मास्क दे दिया इतना, 10.0.0.1 हमने दे दिया गेटवे, और 10.0.0.10 दे दिया मैंने DNS। और कुछ DSCP भी यहाँ पर इनेबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वाईफाई एक्सेस पॉइंट को हम लोग DSCP वाईफाई से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, DSCP से IP प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी स्मार्टफोन को या मोबाइल टैबलेट, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, इसको मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल भी कनेक्ट हो सके, अलग अलग ग्रुप में कनेक्ट हो सके, या फिर ये बिल्डिंग से यूजर अगर इस बिल्डिंग में आए, या इसका एक्सेस पॉइंट डाउन हो जाए और ये सभी यूजर इस एक्सेस पॉइंट से
कनेक्ट हो सकते हैं, उसके नेटवर्क रेंज में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इनको यहाँ से कनेक्शन मिल जाए, कुछ करना ही ना पड़े। हालांकि यहाँ का यूजर नेम अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। करके देखते हैं। सबसे पहले पहले एक्सेस पॉइंट को मैं ऑन कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद इसका नेम AP1, AP1 हो गया, एक्सेस पॉइंट 1। दूसरे वाले का देखो, अब मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है तो एक चीज ध्यान देना कि एक ही नेम से नहीं होना चाहिए ना, ये तो सबको पता ही है। अगर हम इसको भी AP1 कर दें तो ये रेड मार्क दिखा देगा। तो एक ही नेम से हम क्या मल्टीपल वाईफाई चला सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर? क्यों नहीं सर। नहीं चला सकते? तो मैंने इन सभी को, यूजर कंफ्यूज हो जाए सर। हाँ, तो हम यहाँ से इन सभी को अलग अलग नेम दे देते हैं, AP1, AP2, AP3। आप कुछ भी नेम दे दो अपना, जो भी नेम देना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना है। ये हो गया सभी का। इन एक्सेस पॉइंट को DHCP आईपी प्रोवाइड करना है। तो DHCP से आईपी कहाँ कहाँ से मिलेगा? या तो हम यहाँ पर कोई राउटर लगा दें, कोई सर्वर लगा हो, या फिर हम अपने WLAN कंट्रोलर पर ही DHCP इनेबल कर दें। कहीं से भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इसी से करना है। क्लियर है? हम्म, हम यहाँ से DHCP इनेबल कर सकते हैं, बट यहाँ से करना कोई सही सोल्यूशन नहीं होता है कि स्विच से कर दो, बाकी इधर कोई सर्विस देना हो तो। राइट? तो हमें क्या करना है, अपने यहीं पर या कोई राउटर में लगा लूं, कोई राउटर लगा लूं, राउटर से WLC कनेक्ट कर दूं, राउटर पर DHCP इनेबल करूं और इधर सर्विसेस अलाउ कर सकता हूं। या इधर मैं इनेबल कर लूं, स्विच राउटर कनेक्ट कर लूं, इधर राउटर से इनको सर्विसेज दे दूं, सर्वर लगा लूं, जो भी है। अब यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करो और सबसे पहले मैनेजमेंट में आकर अपने WLC की एक आईपी दे दो, गेटवे दे दो, कुछ भी, DNS सर्वर दे दो, ईथरनेट ऑन कर दो, DHCP इनेबल कर दो। यहाँ से नेम दे दो आप कुछ भी, नेट 1 मैंने दे दिया। गेटवे, सबको क्या गेटवे मिले? 10.0.0.1। DNS सर्वर सबको क्या मिले? 10.0.0.10। हम्म, स्टार्ट आईपी 10.0.0.100 से, सबनेट मास्क 255.0.0.0। कितने लोगों को आईपी मिले? 20। TFTP सर्वर अगर कोई आपकी कंपनी में चल रहा है तो उसकी आईपी क्या होनी चाहिए? WLC की आईपी क्या होनी चाहिए? वो आप देकर इन सभी को आप क्या कर दो, ऐड करो और इसको सेलेक्ट करके सेव कर दो। ठीक है, हो गया। बस ये दो इंटरफेसेस और बचे हुए हैं, AD ग्रुप और वायरलेस। तो अब इन सभी को आप चेक करो तो इनको आईपी मिल गई। हम्म, ठीक है। अब हमें लैन, ये लैन कंट्रोलर को आप GUI से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, हालांकि शायद आज समय ना मिले इसको उतना कॉन्फ़िगर करने का, या शायद मैं आज ना कराऊं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लैब और सारी चीज़ें करने से भी आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम भी होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा वीक क्लास चलेगा, मतलब कल भी होगा, परसों भी होगा, आपको ज्वाइन करना है। फ्राइडे की क्लास जरूर ज्वाइन करना है, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड करके क्लास होगी। ठीक है, और भी लोग, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, वायरलेस लैन कंट्रोलर को, वायरलेस लैन्स के अंदर आते हैं। जितने भी हमारी ये वायरलेस लैन कंट्रोल मतलब कि एक्सेस पॉइंट है, इन सबको यहाँ पर क्या कर लेना है, कनेक्ट करना है। कैसे? तो मैं एक काम करता हूँ, AP1, AP2, AP3, देखो एक्सेस पॉइंट यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, ऑनलाइन दिख रहे हैं, है ना? क्योंकि इनको कनेक्टिविटी यहाँ से मिल गई है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नेम दे देंगे AP1, कोई भी नेम दे सकते हो। AP1, ये वाला AP1। इसका वाईफाई नेम क्या देना चाहते हो आप, वो दे दो। समझ में आ रहा है सेटिंग? AP1 के लिए मेरा SSID नेम क्या होना चाहिए? कुछ भी मैं दे सकता हूँ, बट मैंने क्या कर दिया, AP1 ही कर दिया। इसका WPA2PSK और इसका पासवर्ड 123 123 4 5 6 7 8 9 0, और इसको कर दिया सेव। देखो एक हो गया सेव। ऐसे ही मैंने यहाँ से न्यू किया और एक और सेव कर दिया, क्या, AP2। इसका वाईफाई नेम क्या देना है, आप कुछ भी करो, बट मैं सेम कर देता हूँ,
इसका पासवर्ड भी मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 0। अब कहोगे कि सर दोनों का सेम कर दिया, तो कोई नहीं, तीसरे का मैं डिफरेंट कर देता हूँ। अब तीनों का डिफरेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में आते हैं AP3। वाईफाई नेम सेम रखते हैं, वैसे आईडी भी सेम, और पासवर्ड कर देते हैं 0 1 2 3। जीरो पहले कर दिया और सेव कर दिया। देखो तीनों एक्सेस पॉइंट आ गए यहाँ पर डब्ल्यू लैन के अंदर। यहाँ पर देखो, तीनों को मैंने क्या कर रखा है, एक ग्रुप के अंदर रखा है। तो एक ग्रुप के अंदर रखने से फायदा क्या है? देखो पहले वाले डिवाइस पर मैं गया और कॉन्फ़िगरेशन में वायरलेस के अंदर वाईफाई नेम क्या है? AP1 WPA2PSK। पासवर्ड है 1 2 3, कुछ भी कर दो, 1 2 3 ये करके ऑन ऑफ कर दो। देखो कनेक्ट हो जाएगा ये, किसी से भी कनेक्ट हो गया। इसका पासवर्ड मैंने डिफरेंट किया था, है ना, बट इससे कनेक्ट हो गया। इसको इसी तरीके से कनेक्टिविटी दो। AP2 से मैं दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखो इसको ऐसे ही कर देता हूं AP3, और पासवर्ड है 0 1 2 3। हो गया सब कनेक्ट। इसका एक्चुअली 0 से स्टार्ट है, बट ये इससे कनेक्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि WLC के अंदर मैंने एक ग्रुप के अंदर, डिफॉल्ट ग्रुप के अंदर तीनों एक्सेस पॉइंट को ऐड कर रखा है। अगर मैं चाहूं तो इसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर न्यू में आकर एक नया ग्रुप यहाँ पर नेम दे सकता हूँ, ग्रुप नेम, और इसके अंदर दो एक्सेस पॉइंट को बस ऐड करके सेव कर सकता हूँ। तो ओनली AP1 और AP2 के जो यूजर होंगे ये आपस में डेटा को, मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो पाएंगे। ये अलग हो जाएगा, फिर ये इसके क्रेडेंशियल से ही कनेक्ट होगा। समझ रहे हो आप लोग? बट एक ग्रुप में रखने से फायदा क्या होगा? अगर ये वाईफाई डाउन हो गया तो ये भी डाउन हो गया तो, हम्म, ठीक है। जी। और अगर ये डाउन हो गया तो बाकी तो दो अप हैं। कोई दिक्कत हो रही है कहीं पर भी? तो बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क में मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को WLAN कंट्रोलर से इसीलिए हैंडल किया जाता है। ओके। बाकी सेम ऐसे ही इसका GUI कॉन्फ़िगरेशन भी किया जा सकता है, बट उतना है नहीं। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें भी मैंने एडवांस में ऐड कर रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप एंटरप्राइज या कंपनी के अंदर भी इसी पैटर्न में आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई वो नहीं, जस्ट केबल कनेक्टिविटी, पावर ऑन, डिवाइस का रीनेम और सारी चीज़ें मैनेज करना है। तो कितने लोग सर्टिफिकेशन एग्जाम देना चाहते हो इस ट्रेनिंग के बाद? कोई है एग्जाम देने वाला? कोई नहीं? हाँ जी सर। ओके। तो जितना अ, यहाँ पर मैं पूरा ये अपडेट कर रहा हूँ, है ना, अपडेट जो कि लास्ट संडे को करने वाले थे बट नहीं हो पाया, कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एग्ज़ाम का एक पैटर्न डाल रहा हूँ। जैसे देखो सर्वर का एग्ज़ाम पड़ चुका है,
सर्वर का यहाँ पर एग्ज़ाम अपलोड किया जा चुका है। दो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम यहाँ डाला जा चुका है। तो सर्वर में जो लोग इनरोल करते हैं इनको मिलेगा टोटल, लगभग में 20 मॉड्यूल है तो पर मॉड्यूल 50 क्वेश्चंस, तो 1,000 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और एग्ज़ाम के क्वेश्चन से 3-4 गुना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा फ्री में। ऐसे ही आपका सीसीएनए में भी लगभग में, या अप्रोक्स 4-6 महीने के अंदर, हालांकि आप लोगों को अभी 300-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा। आने वाले हर 3-4 महीने पर वो अपडेट होता रहेगा। और अप टू 1,000 क्वेश्चंस तक का प्रैक्टिस सेट मैं उसके अंदर डालूंगा। 1 साल अभी एक्सेस है आप लोगों के पास, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना पहले। हर मॉड्यूल के अंदर जो भी क्वेश्चंस या एग्जाम डाले जा रहे हैं, ठीक, वो पढ़ जाएंगे आपको। टेस्ट है वहां पर डालेंगे। एक बार फेल होते हो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ो जिन पॉइंट्स में आप फेल हो रहे हो, और उसके बिहाफ पर आप उस क्वेश्चन को दोबारा से दे सकते हो। वहाँ फ्रीडम है, 2-3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में लोगों को, आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट खरीदोगे तो 7,000-8,000 रुपए का मिलता है, $100 प्लस जाता है। तो ऐसा, क्योंकि डम्प्स वगैरह खरीदते हो और ये सारी चीजें, तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस लेवल के ही क्वेश्चंस और सारी चीजें हो। ठीक है। और डेफिनेटली अगर 1,000, अगर 500-700 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप उसमें से 50% तो याद रहेगा ही रहेगा। आपका एक स्पीड भी बन जाएगा, है ना, कितने समय के अंदर हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना। तो प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए भी आप उसको दे सकते हो। सबको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। आप एग्ज़ाम सबमिट करोगे, हमारे पास रिजल्ट आता रहेगा। ओके। सर इसके बाद जब ग्लोबल करने के लिए सर्टिफिकेशन के लिए कोड, मतलब वो जो एग्जाम देना पड़ता है उसका जो फीस है अलग से तो देना पड़ता है। हाँ हाँ। तो वो अभी क्या चल रहा है वो बता सकते हैं? 300 प्लस टैक्स, US डॉलर। ओके। उसका सर वैलिडिटी कितना दिन है? ये है 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश जापानीज़ में। आप एग्ज़ाम को अपने घर, ऑफिस और पार्टनर सेंटर कहीं से भी दे सकते हो। आप जब एग्ज़ाम बुक करोगे तो आपसे पूछेगा आप कहाँ पर बुक करना चाहते हो, घर से भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, ऑफिस से देना चाहते हो, या ये खुद डिसाइड करें कि इनके एग्ज़ाम होते कहाँ कहाँ हैं, आप वहाँ पर जाकर देना चाहते हो। तो नियरेस्ट जो भी आप एड्रेस डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट मिलेगा। एग्ज़ाम पियर्सन की वेबसाइट से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा, अच्छा आप सर्ट मैट्रिक्स हो गया, आपको सिस्को की आईडी लॉगिन करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन अप कर लेना है। और एग्ज़ाम को, मान लिया कि आप कल एग्ज़ाम है या आने वाले 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, बट आप प्रिपेयर नहीं हो, तो अपने एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करवा सकते हो। एग्ज़ाम अगर आप गलती से नहीं अटेम्प्ट कर पाए ये सब चीज़ें, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो और रीस्केड्यूल करवा सकते हो, बट ऐसा नहीं किया जाता है। आप पोस्टपोन करवा दो पहले ही। ठीक है, पूरी गाइडलाइन और सारी चीज़ें हो जाती हैं। लर्न मोर अबाउट एग्ज़ाम, तो क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, FAQ वगैरह है, क्या क्या वो होना चाहिए, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रेडी कब हो जाते हो अब, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। पॉपुलर एग्ज़ाम अभी CCNA का भी 1.1 है, एनकोर का, और ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। व्यू CCNA एग्ज़ाम डिटेल्स यहाँ पर है, और ये सब डिटेल्स है, एग्ज़ाम टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। फिर आपके मैं साइड से आपको, भी कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ मिलेगा, ट्रेनिंग का तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके लिए मेरा एग्ज़ाम देना होगा, साइट वाला। ठीक है सर। बहुत इजी रहेगा, सब लोग उसको 3-3 4-4 अटेम्प्ट रहेगा तो क्वालिफाई कर लेना। महीने भर में हो जाएगा सारा। ठीक है। जी। और बाकी हम लोग कनेक्ट रहेंगे पूरे लाइफ टाइम के लिए, जहाँ जहाँ कहीं भी कुछ है। अभी तो प्लेसमेंट सेशन और सारी चीज़ें हैं। आप में से जो लोग प्लेस नहीं है, जॉबलेस हैं, ये सारी चीज़ें, उनके लिए भी सेशंस होते रहेंगे। ठीक है।
तो अपना रिज्यूमे वगैरह वो करके रखो, क्योंकि एंड ऑफ सेशन हम लोगों का चल रहा है। अगला टॉपिक और जो भी सारी चीज़ें हैं, अब सीसीएनए के लिए आप लोगों को नेक्स्ट सेशन से, यानी कि जो कल का सेशन होगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगले सारे सेशंस को आप ज्वाइन करके ही इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है, जो एडिशनल पढ़ाए जाएंगे, नहीं तो फिर इंटरव्यू निकालना मुश्किल है। सर सीसीएनए में एग्जाम एग्जाम इंक्लूड हुआ क्या? क्या चीज़ सीसीएनए में एग्जाम इंक्लूड हुआ क्या सर? इंक्लूड मतलब? मतलब ये पहले इसमें ऐड नहीं था, अभी ऐड किया क्या सर? हाँ, पहले नहीं था, मैंने अपने उसमें ना पोर्टल में अब ऐड कर दिया है। अब ऐड कर दिया क्या, पूरा मटेरियल तैयार है, बस अपलोड करना है और चेक करना है, फिर आप लोगों को अलाउ कर देना है। ओके सर। तो है, बट उसके रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि वो बहुत मैंडेटरी और ये सारी चीज़ें हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, आप स्केल करने के लिए ही अब इस वो चीज़ डाली जा रही है, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना, आप करना, इग्नोर भी करते हो तो क्या है, आप अपना प्रिपरेशन किस लेवल पर कर रहे हो, हम तो सर्विसेज सोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करें या फिर वो कर दें आप। मान लिया कि वहाँ मैं 500 क्वेश्चन डालता हूँ, आप 400 करो, 100 क्वेश्चन छोड़ो, है ना। पूरा 500 कर दो, सही गलत जैसा भी होता है, फिर आप देखो कि आपने गलती किस किस क्वेश्चन में किया, उसको समझने की कोशिश करो, राइट। तो उससे अब वो चीज़ मिलेगा। बाकी अ, काफ़ी हेल्प मैं अभी बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा अगले सेशन से, ठीक है। मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूं। ओके सर। पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप पर मैसेज कुछ लोग करते हैं पीडीएफ के लिए, व्हाट्सएप मैसेज के लिए सिर्फ लाइव क्लास में आपको मैं शेयर कर पाऊंगा। व्हाट्सएप पर पीडीएफ कहाँ भेजना है, किसको क्या है, कौन सी पीडीएफ, नहीं पता चल पाता। पीसी हमारे पास नहीं होता, हमेशा ये वर्क स्टेशन पर पड़ा रहता है। डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ।